और कहाँ कहाँ आप अब तक आपके प्रदर्शन हो चुके हैं? मैंने राजनांदगांव के सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में जा करके मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया भगवान का। प्लान ए और प्लान बी की बात कही गई थी, तो ट्रेन के टॉयलेट के पास अपने गोलकीपर को के किट को रख करके वहीं पर बैठ करके मैंने दिल्ली तक की सफ़र को तय की। तो सबकी नज़रें मेरी 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 ओर थी। क्या आप इस लेग पुलिंग का शिकार हुए? और वो तब था जब मैं पहली बार इंडिया कैंप में गया था। मेरे फादर गर्मियों में लस्सी का ठेला। ये कैप्टन बनना भी मुझे लगता है आसान नहीं रहा होगा। हाओ, तो ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया होते हैं। इज अ प्लेयर ऑफ एक्सीडेंट। जब इंडिया कैंप में मेरा चयन हुआ। वेलकम टू द पॉडकास्टर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चंदन फिर से आज आप सबके सामने एक नई हस्ती को लेकर प्रस्तुत हूं। जुनून, आप सभी समझते हैं जुनून। जब जुनून होता है तो व्यक्ति जिस चीज का जुनून होता है उसे लेके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। उसी जुनूनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो जुनून से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जुनून को अपने प्रोफेशन पे लेके आए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बनाई। हमारे साथ हैं आज भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्री मृणाल चौबे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मिस्टर मृणाल चौबे, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। तो मृणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के द पॉडकास्टर में। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में, इसी एक कड़ी में मैं आपसे एक बात जो करना चाहता हूं वो ये है कि आपकी खेल के बारे में तो काफ़ी कुछ हमारे पास जानकारी है और लोगों के पास भी है, बट मैं चाहता हूं कि आपकी एक जो पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है, जैसे आपका बचपन और खेल में आप कैसे आए, खेल के लिए रुचि कैसे जगी और आपके माता पिता का कैसा सहयोग रहा, ये हमारे ऑडियंस को बताने की आप अगर आप बताएं तो हमें बहुत मजा आएगा। मैं एक हॉकी खिलाड़ी हूँ और ज़्यादातर हॉकी खिलाड़ियों का जो पृष्ठभूमि रहता है उसी प्रकार का पृष्ठभूमि भी मेरा रहा हुआ है। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए मेरे फादर ने, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे फादर गर्मियों में लस्सी का ठेला और सर्दियों में मूंगफली का ठेला लगाकर अपनी जीवन व्यापन करते थे। वो आय का साधन वह था उस समय। उसके बाद उन्होंने मेहनत करते हुए आगे का रास्ता तय किया और जीवन में कभी भी अपने बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया कि किसी चीज की कमी है। तो मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर श्री शिवा चौबे जी मुझे खेल के लिए कभी मना नहीं किए और हमेशा कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट होता था तो खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। कहीं कोई किट की आवश्यकता हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉकी स्टिक की आवश्यकता हो, गोलकीपर किट की आवश्यकता हो, तो सभी चीज़ों को पूरा करते थे और कभी भी किसी चीज़ की कमी हमें नहीं होने दी है। मृणाल जी, आपकी जो स्टोरी है और जितना हम सुन पाए अभी और जितना आपने बताया, इतनी ज़्यादा टची है कि सभी को इससे प्रेरणा मिलेगी और बहुत प्रेरणादायक तो है ही। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे श्री शिवा चौबे जैसे पिता मिले और स्ट्रगल और मेहनत हमारे परिवार के खून में है। जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने स्ट्रगल और मेहनत करके जिस प्रकार से अपने दिनचर्या को, हमारे को खाने पीने की व्यवस्था जिस प्रकार से होती थी, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया और उस मेहनत से हम लोगों ने जो सीखा, आज मेरे पिताजी राजनांदगांव के टॉप सिविल कॉन्ट्रैक्टर में से एक है। तो लस्सी और फल्ली ठेले से लेकर के राजनांदगांव के टॉप सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स में अपनी जगह बनाना, तो ये मेहनत और लगन ये हमारे खून में है। तो उसी को मैंने फॉलो करने की कोशिश की और जीवन में इसको अपनाया और आज आप जो देख रहे हैं कि जिस भी स्थिति में मैं हूँ, ये इसके पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। वो समय कौन सा था जब आपने हॉकी को चुना? मेरी स्कूलिंग जो है शुरुआती वो युगांतर पब्लिक स्कूल में हुई। युगांतर पब्लिक स्कूल में इसलिए हुई क्योंकि युगांतर पब्लिक स्कूल का कंस्ट्रक्शन जो है, जो उनका जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे थे वो मेरे फादर थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ पर करवाया। और क्योंकि युगांतर का एक वातावरण था कि को सर्कुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा ध्यान दिलवाते थे, तो मैं सभी खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलता था। फिर वहाँ एक हॉकी के मेरे गुरु
मनीष गौतम जी वहाँ पर मैथ्स के इंचार्ज थे वो। तो जैसे कि वो मेरे क्वालिटी को देखे परखे, उसके बाद एक दिन जब मैं मैथ्स में खाना खाने के लिए जा रहा था तो मुझे बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा आप तो बहुत अच्छा खेलते हो, सभी खेल बहुत अच्छा खेलते हो, क्यों ना कोई एक खेल अपना करके उसमें महारत हासिल किया जाए। तो मैंने फिर मैं छोटा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने मेरे फादर से संपर्क किया और मेरे फादर को समझाते उन्होंने उनको कन्विंस किया कि क्यों ना इनको हॉकी खिलाया जाए। तो वो एक क्षण था जहाँ से मेरे हॉकी कैरियर की शुरुआत हुई। और क्योंकि युगांतर स्कूल का टाइमिंग बहुत ज़्यादा था, स्कूलिंग का सुबह 8 बजे से शाम को 3-4 बजे तक के वहाँ पर पढ़ाई होती थी और गेम्स होते थे, तो मैंने ये निर्णय लिया कि जब मैंने ये चुना कि हॉकी को मुझे एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, फिर मैंने स्कूल स्विच किया और रॉयल किड्स कॉन्वेंट में अपना एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ाई के साथ अपने खेल को कंटिन्यू किया। तो वो कौन से क्लास में थे सर उस वक्त जब आपने ये शुरू किया, मतलब जब आपको हॉकी में एंटर करना था? क्लास 5th था जी, क्लास 5th में मैंने हॉकी को एज अ प्रोफेशन चॉइस किया और उसमें आगे बढ़ने का अपना निर्णय लिया। क्या आपने कोई कोचिंग शुरू की, कोई संस्था ज्वाइन की हॉकी को सीखने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और उसको सीखने के लिए मैंने हमारे राजनांदगांव में प्रतिष्ठित क्लब है जिसका नाम है मॉर्निंग ग्रुप हॉकी क्लब। ये मॉर्निंग ग्रुप ऐसा एक क्लब है जिसमें सारे वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी जो हॉकी से जुड़े हुए हैं वो प्रैक्टिस करते थे स्टेट स्कूल के मैदान पर। तो वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे और मेरे आदरणीय गुरु जो मनीष गौतम हैं उन्होंने वहाँ पर मेरे खेल की शुरुआत की। तो वहाँ से मैंने बेसिक हॉकी की शुरुआत की और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ पे मुझे अनेक गुरु मिले। किसी एक गुरु के से सीखने के बजाय मैंने अनेक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी, सभी वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी मेरे लगन देख करके मुझे सभी गाइड करते थे, कुछ गलती होती थी तो उसको सुधारते थे। तो इस प्रकार से मैं आगे बढ़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मेरे फादर ने, मेरे परिवार के लोगों ने सिखाया कि बेटा खेल के साथ पढ़ाई कोशिश करना कि कंटिन्यू रहे, ताकि एक मूवी आई थी जो IAS ऑफिसर की, उसमें प्लान ए और प्लान बी की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं प्लान ए को मैं अपना प्रोफेशन, हॉकी को अपना प्रोफेशन लेकर चल रहा था, लेकिन कहीं यदि उसमें फेल होता तो प्लान बी मेरे पास रेडी था। और पढ़ाई में लोग कहते हैं कि खेल के साथ पढ़ाई को जारी रखना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो खेल के साथ पढ़ाई को मैंने जारी रखा। 10th क्लास मैंने ICSE बोर्ड से 70% के साथ उत्तीर्ण किया। उसके बाद 12th क्लास मैंने 72% के साथ उत्तीर्ण किया। उसके बाद खिलाड़ियों का ज़्यादातर सब्जेक्ट जो कॉलेज में लिया जाता है, शासकीय दिग्विजय कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई, राजनांदगांव का प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के लिए मुझे मोटिवेट किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आर्ट्स नहीं कॉमर्स लेकर के पढ़ूंगा। तो कॉमर्स में BCom से मैंने ग्रेजुएट उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद फिर मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट किया HR में। फिर भी पढ़ाई से मन नहीं भरा तो फिर मैंने हमारे विभाग में एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम लिया जाता है, ऑफिसर पोस्ट के लिए वह एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया और वर्तमान में मैं कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा रायपुर में ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। एडवांस स्टडी का लेवल कौन सा था, वो समय कब था और आप किस एज के थे, कौन से क्लास में थे? मैं एक लाइन अपने लिए बोलता हूँ कि मृणाल इज अ प्लेयर ऑफ एक्सीडेंट। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक एक्सीडेंटल रूप पर किसी खिलाड़ी को बैक फुट पर ढकेल सकती थी, लेकिन मैंने उससे जूझते हुए, लड़ते हुए, मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आपका ये कहना कि मैं कहाँ पर अपने खेल में और परिपक्व हुआ, तो दुर्ग जिला में स्टेट लेवल का हॉकी चैंपियनशिप था। उस हॉकी चैंपियनशिप में एज अ स्ट्राइकर मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, लेकिन क्योंकि हमारी टीम का गोलकीपर अचानक से बीमार हो गया और एक स्थिति उत्पन्न हुई कि अब गोलकीपिंग कौन करेगा। तो सबकी नज़रें मेरी ओर थी और क्योंकि मैं फुटबॉल भी ठीक ठाक खेल लेता था, गोलकीपिंग और फुटबॉल का एक कनेक्शन है, तो उन्होंने मुझे गोलकीपर बनने का प्रस्ताव दिया और मैंने तुरंत उसको अपनाया।
और आदरणीय भूषण साव सर जो हॉकी के द्रोणाचार्य माने जाते हैं राजनांदगांव में, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बोला कि आप गोलकीपर पैड पहनो और खेलो। तो उस टूर्नामेंट में हमने सेमीफाइनल मैच भी पेनाल्टी स्ट्रोक में जीता, जिसमें मैंने 5 में से 5 गोल रोके। फाइनल भी हमने पेनाल्टी स्ट्रोक में जीता, जिसमें हमने 5 में 5 गोल रोके। उसके बाद जब टूर्नामेंट फिनिश होने के बाद मैं वापस आया और भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम साई के नाम से जानते हैं, उसका मैं ट्रेनी था। तो वहाँ पर टोप्पो सर और राव सर, ये 2 कोच थे वहाँ पे जो मुझे हमेशा गाइड करते थे। मींज सर एक कोच थे जो हमेशा गाइड करते थे। तो इनको जब ये पता चला कि मृणाल वहाँ फॉरवर्ड खेलने के बजाय गोलकीपर खेला है, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग के सेशन में पैड पहनने के लिए कहा, गोलकीपिंग का किट पहनने के लिए कहा, और मैंने गोलकीपिंग की किट पहनी और उन्होंने देखा कि मैं बहुत अच्छा गोलकीपिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे गोलकीपिंग कैरियर की शुरुआत हुई और मैंने फिर गोलकीपिंग करते हुए जो भी आज मैं जिस लेवल पर खेला हूँ हॉकी, वो एज अ गोलकीपर खेला हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक रोचक तथ्य यह भी है कि एशिया कप जो हैदराबाद में हुआ था 2008 में, उस एशिया कप में मैंने गोलकीपर के साथ फॉरवर्ड की भी भूमिका निभाई है। तो ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि किसी गोलकीपर को फॉरवर्ड खिलाने का निर्णय किसी कोच के द्वारा लिया गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, उसको यदि मैं बताना शुरू करूं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन बस ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि कोई गोलकीपर एज अ स्ट्राइकर फाइनल मैच में खेला। एशिया कप के आदरणीय द्रोणाचार्य अवॉर्डी श्री A.K. बंसल सर ने मुझे यह मौका दिया और मैंने फाइनल में दोनों की भूमिका निभाई और उस प्रतियोगिता में हमने गोल्ड मेडल जीता था। मृणाल जी, आपकी जो अब तक की स्टोरी है इतनी प्रेरणादायक है कि हमारे व्यूवर्स सुनेंगे तो आपके इस संघर्ष की कहानी और वहां तक पहुंच पाने की जो कहानी से बहुत प्रेरित होंगे और बहुत रोचक है। इसे सबको सुनना चाहिए और जो पैशन कैरी करता है उसको जरूर कहना चाहिए कि आपकी स्टोरी सुन के प्रेरणा लेना चाहिए। तो मैं अब आपसे एक जो सवाल जो करने वाला हूं वो उस समय के लिए है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वो समय कब आया जब आप भारत के लिए खेलने के लिए सिलेक्ट किए गए या आप उस जगह पे पहुंचे कि जहां आपको लगा कि भारत के लिए खेलना है, और उस वक्त आपकी मनस्थिति क्या थी? इसका शुरुआत यदि सही मायने में कहा जाए तो आदरणीय तनवीर अकील सर दुर्ग के जो थे वहाँ से शुरुआत हुई है। स्कूल नेशनल का एक चैंपियनशिप था केरला के कालीकट में, और उस स्कूल नेशनल चैंपियनशिप के दरमियान, या यूँ कहा जाए कि जो कैंप लगता है नेशनल के लिए, उस दरमियान मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। और चिकन पॉक्स जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत ही बीमारी ऐसा है कि शरीर में फोड़े हो जाते थे उसमें। तो कैंप के दौरान सब जो सेलेक्टर थे वो ये कहने लगे कि ये लड़का जो है ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि उस नेशनल चैंपियनशिप में जा सके। तो आदरणीय तनवीर अकील सर जो दुर्ग के रहने वाले हैं, उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, ये बच्चा जाएगा, प्रिकॉशन अपना पूरा लेगा, ये जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करते हुए ये कालीकट जाएगा। तो वहाँ उनका जो सपोर्ट था और मेरा जो कालीकट जाने का जो एक सफ़र था, वो वहाँ पर वो जो है वहाँ से एक शुरुआत हुई थी। मैं सही मायने में कहा जाए तो इंडिया टीम का जो एक रास्ता जो शुरू हुआ था वहाँ से हुआ था। ट्रेन में प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए मैंने कालीकट तक पहुँचा, और कालीकट में भी जैसा कि मैंने बताया कि हमने मैचेस जीतते गए, और सेमीफाइनल का जो मैच था वो भगवान का आशीर्वाद बोला जाए कि बहुत तेज बारिश हुआ, और बहुत तेज बारिश होने के कारण ग्राउंड क्योंकि पूरा गीला हो गया था, ग्राउंड गीला हो गया था और मैच होने लायक स्थिति में ग्राउंड था नहीं। तो कमेटी ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना सीधा पेनाल्टी स्ट्रोक करवा करके मैच का निर्णय लिया जाए। तो ऐसा ही हुआ और पेनाल्टी स्ट्रोक हुआ। मैं जब पैड पहना तो जो चिकन पॉक्स के जो फोड़े थे उससे ब्लीडिंग भी आता था, क्योंकि वो टच होता था जब तो वो फोड़े फूटते थे तो ब्लीडिंग्स भी होते थे। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान ना देते हुए मैंने आगे बढ़ते हुए जो बता रहा हूँ कि मैं जो सेमीफाइनल का मैच है उसको पेनाल्टी स्ट्रोक में हमने जीता, और पहली बार छत्तीसगढ़ का नेशनल किसी खेल में, 2001 की बात है यह, वो हॉकी में आया था ब्रॉन्ज मेडल उस प्रतियोगिता में। इसके बाद फिर एक शुरुआत वहाँ से हुई। वहाँ जो भी लोग थे हॉकी से जुड़े हुए, जो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन जिसे हम कह सकते हैं, उनके नज़र में मैं आया।
उसके बाद फिर एक टूर्नामेंट था जो हम बोलते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण का जो इंटर साई हॉकी टूर्नामेंट होता है। तो मैं सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करते हुए बेंगलोर में वो टूर्नामेंट खेल रहा था, और उस टूर्नामेंट में हमारा मैच जो है सभी जोन्स के साथ में होता था, और बहुत अच्छा खेलते हुए हमारी टीम ने फाइनल तक का सफ़र तय किया। और फाइनल तक के सफ़र में मेरी भी थोड़ी बहुत योगदान थी एज अ गोलकीपर। फिर फाइनल में हमारा मैच हुआ साउथ जोन के साथ, और यकीन मानिए साउथ जोन की जो टीम थी वो आधी इंडिया टीम थी। जो भी उस समय इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सारे प्लेयर्स, आधे प्लेयर्स जो हैं वो साउथ जोन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हमारे सेंट्रल जोन में सब एक बोला जाए कि ऐसे सामान्य से प्लेयर थे जो नेशनल लेवल पर खेले हुए थे। तो उस मैच में भी यही हुआ कि मैच हमारा ड्रॉ रहा और पेनाल्टी स्ट्रोक तक मैच पहुंचा। पेनाल्टी स्ट्रोक में मैंने 5 में से 3 स्ट्रोक रोके, और प्रभु के आशीर्वाद से जो इंडिया टीम के सेलेक्टर थे AB सुबैया, वो अर्जुन अवॉर्डी भी है और भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किए हुए हैं, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, और वहाँ से उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया भारतीय कैंप के लिए, भारतीय हॉकी टीम के कैंप के लिए, कोचिंग कैंप के लिए। तो वहाँ से मेरा जो द्वार है भारतीय हॉकी टीम के कोचिंग कैंप का, वो वहाँ से खुला। जी, मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा कि जब भी आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। जैसा कि मृणाल जी ने अभी कहा कि उन्हें चिकन पॉक्स था, फिर भी उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। अगर उस वक्त, अगर मुझे लगता है मृणाल जी, अगर आपने कि मुझे चिकन पॉक्स है, मुझे फीवर है, जो भी इश्यूज थे, अगर आपने उन चीजों को तो वो सोच के अगर आप छोड़ दिए होते तो शायद वो आपसे वो मौका चुक गया होता। इसीलिए मैंने कहा कि मृणाल इज अ प्लेयर ऑफ एक्सीडेंट। इसके बाद एक और ऐसा कहानी है जो कि जिसको मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक मंच मुझे यहाँ प्रदान किया गया है आप लोगों के द्वारा। जब इंडिया कैंप में मेरा चयन हुआ, उसके बाद फिर उस समय मैं भोपाल में था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक हमारा स्कीम था भारत सरकार का, खेल मंत्रालय का, उस स्कीम में मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। तो जब मेरा पहली बार इंडिया कैंप में जब नाम आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नाम इंडिया कैंप में है, या यूं कहा जाए कि एसोसिएशन के लोग जो उस समय के जो एसोसिएशन के जो लोग थे, उन्होंने उस चिट्ठी को दबा दिया ताकि वो अपना कोई दूसरा नाम रिकमेंड करके दूसरे खिलाड़ी को मौका दे सके। लेकिन बोलते हैं ना कि यदि कोई शिद्दत के साथ मेहनत करे तो फल की चिंता नहीं करना चाहिए, जैसे कि महाभारत में कहा गया है। तो जब पहले कैंप में मेरा नाम था और मुझे पता नहीं चला, उसके बाद दूसरा कैंप जब लगा तो कैंप में इंडिया टीम के जो उस समय कोच थे पठानिया सर, उन्होंने मेरे एक मित्र से कहा कि वो मृणाल कैंप में क्यों नहीं आया, उसका नाम कैंप में है, वो बहुत बड़ा स्टार प्लेयर हो गया है क्या कि वो नहीं आ रहा है। उसने मुझे फ़ोन लगाया, और उस दौरान में मुझे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था। भोपाल में अपेंडिक्स में मेरी ऑपरेशन हुई, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुए मात्र 15 दिन हुआ था, और मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मृणाल सर नाराज़ हो रहे हैं कि आप इंडिया कैंप में क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम इंडिया कैंप में है। तो बोला नहीं यार, सर नाराज़ हो रहे हैं, तू एक काम कर, जो भी पहला ट्रेन है उसको पकड़ करके दिल्ली आ जा। दिल्ली में इंडिया कैंप लगा हुआ था। मैं बोला ठीक है भाई, ऐसा ही करता हूँ मैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुए 15 दिन हुआ था, मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं जा सकूं, लेकिन ये एक मौका था। लाइफ में बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोलते हैं जो हम। तो फिर मैंने परिवार से बताया ये बात। परिवार वालों ने, जैसा कि मैं कहा कि हमेशा सपोर्ट किया, उस दौरान भी सपोर्ट किए। उन्होंने कहा कि बेटा ये आपका निर्णय है, आप लो, आप जो भी निर्णय लोगे हम आपके साथ खड़े हुए। फिर मैंने डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू किया। मैं राजनांदगांव के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के पास गया, उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि बेटा अभी तो 15 दिन ही हुआ है, और उस समय लेज़र सिस्टम नहीं था। मेरा पेट इतना बड़ा काट करके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा रेस्ट और कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। यदि टाँका खुल गया तो थोड़ा लाइफ में भी बात आ सकती है। फिर मैंने भिलाई के डॉक्टर के पास गया, भिलाई के डॉक्टर से भी मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने भी सेम आंसर दिया। फिर मैं घर आया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉकिंग करते हुए
मैंने राजनांदगांव के सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में जा करके मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया भगवान का, और घर आकर के मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि पापा मैंने ये डिसाइड किया है। इसी दरमियान मुझे डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला। डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ किसी दौरे पर आए हुए थे, तो मधुसूदन यादव जी ने मुझे डॉक्टर रमन सिंह जी से मिलाया, और वहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे इंडिया कैंप में जाना है। तो मैंने इंडिया कैंप में जाने के लिए अपना जब रिजर्वेशन करवाने के लिए गया तो रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था। उस समय तत्काल की कोई सुविधा थी नहीं। तो ट्रेन के टॉयलेट के पास अपने गोलकीपर को के किट को रख करके वहीं पर बैठ करके मैंने दिल्ली तक की सफ़र को तय किया, और वहाँ जा करके मैंने इंडिया कैंप को अटेंड किया। उस इंडिया कैंप में जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा बोला जाए कि अपने आप को संभालते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया कैंप लगा हमारा चेन्नई में। तो दिल्ली और चेन्नई के बीच में अच्छा खासा गैप मिल गया था, 1 महीने का गैप था। तो फिर मैं पूरी तरह से फिट हो गया था, और चेन्नई के इंडिया कैंप के बाद में पहली बार हमारी जो टीम बनी इंडिया की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। लगभग 12-13 गोलकीपर पूरे इंडिया से थे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जो भी हॉकी के अच्छे प्रदेश हैं वहाँ से जो खेलने वाले गोलकीपर्स थे। तो मेहनत करते हुए भगवान के आशीर्वाद से मैंने इंडिया टीम में जगह बनाई, और पहला टूर्नामेंट जो मैंने भारतीय हॉकी टीम से खेला हुआ है सिंगापुर इंटरनेशनल हॉकी चैलेंज, और उसमें हमारी भारतीय हॉकी टीम ने मेडल भी जीता था। तो यहाँ से इंडिया टीम का एक जो सफ़र जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। मृणाल जी, फिर मैं इसी से जुड़ा हुआ फिर से एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि वो समय कब आया जब आप कैप्टन बने, और उसके पीछे की एक स्टोरी तो होगी कि कैप्टन बनना भी मुझे लगता है आसान नहीं रहा होगा कि आपको चुना जाना, तो उस बारे में बताएं। ये एक लीडरशिप क्वालिटी जो एक कैप्टन के अंदर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं शुरू से मेरे अंदर थी। और मेरे कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी श्री ए के बंसल सर इसको जानते थे। तो ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट था बॉम्बे में। तो उसमें इंडिया टीम जो है, इंडिया टीम की जो प्रोबेबल्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ताकि डोमेस्टिक, हमारे इंडिया में डोमेस्टिक हॉकी भी बहुत अच्छी है। तो बॉम्बे गोल्ड कप वह टूर्नामेंट था। उस टूर्नामेंट में मुझे श्री ए के बंसल सर ने कैप्टनशिप का मौका दिया, और उस टूर्नामेंट में मैंने कैप्टनशिप की थी। वाह, बहुत अच्छी बात है। स्टोरी भी बहुत लाजवाब है, जो शून्य से शिखर वाली बात हो गई। तो इस पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये तो रही बात आपकी क्षेत्रीय लेवल पे आप जो काम करते रहे, यहाँ से शुरू हुआ, फिर इंडियन हॉकी टीम के आप कैप्टन बने। आपका जो पहला जो इंटरनेशनल जो परफॉर्मेंस था इसको लेके, हॉकी को लेके, वो कहाँ था, और कहाँ कहाँ आप अब तक आपके प्रदर्शन हो चुके हैं? जहाँ भी विश्व में अच्छी हॉकी खेली जाती है वहाँ पर मैंने जाके हॉकी खेल चुका हूँ मैं। और सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, और आपका अर्जेंटीना, नीदरलैंड, तो इन सब जगहों पर जाकर के भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और 2003-04 से लेकर के 2013 तक मैंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। और परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिस भी प्रतियोगिता मैं प्रतिनिधित्व किया है सभी में मेरे पास मेडल है। केवल एक टूर्नामेंट में मेडल नहीं है, वो जूनियर वर्ल्ड कप है। तो इसको छोड़ करके सभी में मेडल है मेरे पास में। और हमारे कोच एक और बात भी कहते थे, कहीं ना कहीं उस बात को मैंने अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा मृणाल, इंडिया खेलना कोई कठिन काम नहीं है। इंडिया टीम में जा करके इंडिया टीम में अपने जगह को बना करके रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद रहा है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है कि मैंने लगातार भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। और एक लम्हा था, कॉमनवेल्थ गेम्स का कैंप लगा था पुणे में, तो उस दौरान मेरे को मेजर इंजरी भी हुई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा 6 मंथ्स के आसपास रिहैब में लग गया था। तो वहाँ पर जो है एक और कठिनाई का मुझे अपने लाइफ में सामना करने का सामना करना पड़ा था। मृणाल जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी बहुत रोचक जर्नी है, इस जर्नी में
मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा, दिक्कतें तो आपने मुझे बताई कि आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की, क्या कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमें लेग पुलर्स जो हमारे आजू बाजू होते हैं, है ना, हमारे ही बीच के लोग होते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा तो अनुभव ऐसा है कि शिक्षक भी जो होते हैं वो भी कई कारणों से अपने जो शिष्यों को, बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं लेग पुलिंग करते हैं। तो क्या आप कभी इस लेग पुलिंग का शिकार हुए, कोई किसी गंदी राजनीति के शिकार हुए कभी आप? लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, और हर किसी के लाइफ में ये चीज़ें होती है। लेकिन मेरा जो एक लाइफ का फंडा है वो यह है कि बी पॉजिटिव, और जैसे मतलब आपको पीछे करने वाले तो लोग मिलेंगे लाइफ में, लेकिन यदि उनके पीछे करने से आप पीछे हो जाएंगे तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है। तो इसीलिए लाइफ को स्ट्रगल के साथ जिसको फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, इंस्टीड ऑफ ये देख मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन आपका लेग पुलिंग कर रहा है। हमारा तो टीम गेम था हॉकी, टीम गेम में तो और ज़्यादा परेशानी होता है। और मैंने इसका उदाहरण भी आपको दिया कि जब पहली बार इंडिया कैंप में मेरा नाम आया था तो मुझे उसका पता नहीं चला था। ये 2001 की बात है, सॉरी 2003-4 की बात है। तो इस प्रकार का एक सरकमस्टेंसेस रहता है, लेकिन कर्म करो फल की चिंता मत करो, इस सिद्धांत के साथ मैंने जीवन को जिया है। और ऐसा ही हुआ भी मेरे साथ कि मैं मेहनत करते गया और भगवान उसका आशीर्वाद मुझे देते गए। बिल्कुल मृणाल जी, बहुत ही मतलब गौरवान्वित करने वाली आपकी स्टोरी है। एक सवाल और था मेरे मन में, जहन पे आ रहा है, एकदम अभी आया कि मैं आपसे पूछूं कि जब आप पिच पे हैं, जब आप ग्राउंड पे हैं, खेल रहे हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या आप इंडिया के लिए बाहर खेल रहे हैं या इंडिया में ही खेल रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं, कभी आपने कुछ प्रेशर फील किया, कभी नर्वसनेस फील हुई किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी बड़े एक जहाँ पे है आपका हो रहा है, परफॉर्मेंस देना है आज आपको, तो पिच पे आप कभी ऐसा हुआ किसी उसके पहले कि आप कभी नर्वस हुए, प्रेशर फील क्या हो? जीवन में केवल एक ही बार मैंने प्रेशर का फीलिंग अपने लाइफ में अनुभव किया है, और वो तब था जब मैं पहली बार इंडिया कैंप में गया था। उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो उस सिचुएशंस को मुझे फेस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना था। दूसरा उसके पीछे कारण यह था कि पूरे छत्तीसगढ़ में उस दौरान एक भी एस्ट्रोटर्फ का मैदान नहीं था जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खेला जाता है। तो क्योंकि एस्ट्रोटर्फ मैदान में स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, तो उसका विकल्प मैंने ढूंढा और मोहारा नदी के तट में रेती में जा कर के दौड़ने का निर्णय लिया। और फिर भी उसका कहीं ना कहीं कमी मुझे इंडिया कैंप में नज़र आता था, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा के प्लेयर्स जब हिट मारते थे और बॉल जुम जुम करके जब क्रॉस हो जाता था, तो मेरे पैर में उतने क्विकनेस नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ पर साइकोलॉजिकली, फिजिकली तो मैं कहीं ना कहीं माइनस में था, लेकिन फिजिकली माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए साइकोलॉजिकली अपने आप को समझाया कि मुझे अगर मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो साइकोलॉजिकली मैं कॉन्फिडेंस लेवल को अपना हाई किया और उस कैंप को जैसे तैसे मैंने निपटाया। और उसके बाद जो मुझे 1 महीने का गैप मिला था नेक्स्ट कैंप में, तो उसके लिए फिर मैंने कड़ी मेहनत की। और मेरे साईं के जो कोचेस जिनका मैं उल्लेख किया, आदरणीय टोप्पो सर, आदरणीय मीन सर, आदरणीय के राजेश्वर राव कालवा सर, मुस्तफ़ा सर, इन सब के मार्गदर्शन में मैंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर के उस इंडिया कैंप में गया। और वहाँ से फिर जो पहला इंडिया टीम का जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसका लाभ मुझे मिला। मृणाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने हॉकी खेलना शुरू किया और आपने फिर देश का भी प्रतिनिधित्व किया, तो आपने अपने आप को फिट कैसे रखा और आपकी जो प्रैक्टिस थी वो कैसी थी, ये जानना चाहूँगा मैं। रात के अंधेरे में 3 या 4 बजे मैं घर से निकल जाता था। दिग्विजय स्टेडियम के ग्राउंड में गोलकीपर का किट पहन करके 8-10 राउंड रनिंग करता था। और क्योंकि जैसा बोले आप लेग पुलिंग वाली बात बोले, तो उस समय तो हम छोटे थे, तो लेग पुलिंग का अवसर दूसरे को दे ही ना, ये प्रयास करने के लिए उनके आने से पहले गोलकीपर किट उतार देता था, पैक कर देता था और अपने आप को इस तरह से फ्रेश कर लेता था कि उनको ये पता ही ना चले कि मैं अपना 1 सेशन का वर्कआउट कर चुका हूँ। तो फिटनेस के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे कोचेज़ ने मुझे गाइड किया,
इंडिया कैंप में लगातार मैं रहता था, तो वहाँ तो वर्ल्ड क्लास जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स रहते हैं, तो वो फिटनेस का ख्याल रखते थे। राजनांदगांव में आने के बाद में मैंने भारतीय खेल प्राधिकरण के जो भी हमारे गुरु हैं, राजेश्वर राव कालवा सर, हमारे जो साई के कोचेज हैं, मीन सर, टोप्पो सर और भूषण सर, मनीष सर, इन लोगों से गाइड लेते हुए अपने फिटनेस को मेंटेन रखा। तो फिटनेस मेंटेन करने में मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से उस फिटनेस को मैं मेंटेन कर पाया। बहुत बढ़िया बात। मृणाल जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा एट द लास्ट, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में आप स्पोर्ट को लेके क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा आप वर्तमान में क्या आप किसी जगह एसोसिएटेड हैं, कोचिंग दे रहे हैं, किसी जॉब में हैं, कैसा ही हमारे व्यूवर्स को बताएं आप प्लीज। स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के तहत मुझे नौकरी मिल चुकी है। पहले मैंने इंडियन रेलवेज को सर्विस दिया, 2 साल इंडियन रेलवेज को सर्विस देने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली स्पोर्ट्स कोटा के ही तहत रिक्रूटमेंट के लिए, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मुझे खेल कोटे के तहत नौकरी मिली। उसके बाद फिर 6 साल दिल्ली में रहने के बाद मैंने ट्रांसफ़र लेकर के छत्तीसगढ़ में आया, और छत्तीसगढ़ के ऑफिस जिसका नाम है कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, रायपुर में स्थित इस ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा कि खेल के साथ पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखा था, और इसी का लाभ मुझे मिला, और अभी वर्तमान में मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा में पदस्थ हूँ। और जैसा कि शुरू से मेरे लाइफ का फंडा था प्लान ए और प्लान बी, तो इसमें भी मैंने किस तरह से खेल से हमेशा जुड़ा रह सकूं, इसको ध्यान में रखते हुए प्लान बी, अपना हॉकी के एक्टिव प्लेयर उससे रिटायरमेंट लेने के बाद किस प्रकार से हॉकी से जुड़े रहूं, इसके लिए मैंने निर्णय लिया कि जो भारत सरकार की राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, जिसे हम NIS के नाम से जानते हैं, वहाँ जा कर के हॉकी खेल में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स मैंने लिया। 1 साल का वह कोर्स था, और 1 साल तक मैंने उसमें पढ़ाई करके वहाँ से ग्रेड A से उस कोचिंग कोर्स को उत्तीर्ण करते हुए, और इसमें मेरी वाइफ आंचल चौबे का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो NIS क्वालिफाई करने के बाद अब मैं हॉकी से जुड़े रहने के लिए मुझे एक अवसर मिल चुका है। मैंने उड़ीसा टीम को कोचिंग दी है, मैंने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को कोचिंग मैं दे चुका हूं, और हमारे छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष श्री फिरोज अंसारी, सेक्रेटरी मनीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ हॉकी को भी मैं लगातार कोचिंग देते हुए आ रहा हूं, और अभी मेरा ट्विन रोल चल रहा है, एज अ प्लेयर और एज अ कोच, तो दोनों ही जो दायित्व मैं अभी निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मृणाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप तो कर ही रहे हैं स्पोर्ट में, आप काम कर ही रहे हैं, किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं, क्या आपके बाद फैमिली में और भी कोई कर रहा है, मतलब हॉकी को लेके, स्पोर्ट को लेके कोई कर रहा है आपका फैमिली में? मुझसे मोटिवेट होकर के फर्स्ट जनरेशन तो मैं ही था जो कि स्पोर्ट्स में कैरियर बनाया, स्पोर्ट्स को इतना अडॉप्ट किया, और मुझसे मोटिवेट होने के बाद डेफिनेटली मेरे जो आने वाले जो जनरेशन्स हैं, मेरा ब्रदर है दीपेश चौबे, उसने भी स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिक्रूटमेंट प्राप्त किया है, वो भी नेशनल मेडलिस्ट हॉकी प्लेयर है, और अभी वर्तमान में कस्टम ऑफिसर के पद पर पुणे में कार्यरत है। मेरी छोटी बहन रोशी चौबे, वो बास्केटबॉल में इंटरनेशनल प्लेयर है, और अब हाल में ही मेरे बच्चे दक्ष चौबे और अमल चौबे, ये चेस के नेशनल प्लेयर हैं, और हॉकी में भी नेशनल कैंप अटेंड कर चुके हैं, और मेरा बेटा अमल चौबे क्रिकेट में भी रुचि दिखा रहा है, स्विमिंग में भी रुचि दिखा रहा है। तो अब जनरेशन्स जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़ गई है। तो मतलब खेल में जीवन है सभी का। तो दोस्तों, ये थे स्पोर्टमैन मृणाल। अब स्पोर्ट्स से हटके हम मृणाल जी से कुछ और बातें करते हैं। अब हम एक नॉर्मल, यानी कहना चाहिए जो साधारण मृणाल से बात करना चाहेंगे, जो कि स्पोर्टमैन नहीं है। तो मृणाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या है, जनरल वे पे आप खुद को एंटरटेनमेंट से कैसे जोड़ते हैं, स्पोर्ट के बियॉन्ड बताइएगा। स्पोर्ट तो सारी बातें हो गई, तो आपकी हॉबीज में क्या क्या चीजें आती हैं जिससे आप एंटरटेनमेंट करें खुद को फैमिली के साथ या कैसा भी? खाली समय में बुक्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली काफ़ी सेक्रीफाइस की है, फैमिली से काफ़ी दूर रहे हैं, या यूँ कहें कि पूरा जीवन हमारा सफ़र में गुजर गया है। खेल के कारण हमारा लगातार जर्नीस रहा है,
तो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करता हूँ। तो ये कहें कि परिवार के साथ समय बिताना ही मेरा हॉबी है। क्या आप फिल्मों में इंटरेस्ट लेते हैं, फिल्म देखने में, मूवीज में? फिल्मों में इंटरेस्ट, जो मोटिवेशनल फिल्में होती है जैसे चक दे इंडिया आई थी, मिल्खा सिंह आई थी, जो इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं वो काफ़ी देखता हूँ मैं। और यस, फिल्में देखता हूँ। हाँ, लेकिन फिल्मों का नाम याद नहीं रहता। जो अच्छी फिल्में जो रहती है मोटिवेशनल, उनका कुछ फिल्मों का नाम याद है। मैं फुल फिल्में देख तो लेता हूँ लेकिन उनके नाम थोड़ा मुझे याद नहीं रहता है। कुछ म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत म्यूजिक, जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है वो सुनता हूँ। डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह भी सुनता हूँ मैं। जी, उसके अलावा घूमने फिरने का शौक? जब भी समय मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ कहीं एक टूर प्लान करके कहीं एक रिक्रिएशन का एक अवसर मिल जाए, तो थोड़ा बहुत ये भी। जी, आपके जो जो नॉर्मल एक्टिविटीज भी है वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है कि लोग उससे भी बहुत कुछ सीखें। मृणाल जी, मैं और पूछना ये चाहूँगा आपको कि इतनी जगहों पे आपने विश्व स्तर पे आपने परफॉर्मेंस दिया है, तो कभी ऐसा कुछ फनी मोमेंट आया है कि आप खेल रहे हो या बाहर के लोगों के साथ हों और कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसमें कि बहुत मज़ा आया हो या कुछ इस तरह की हरकतें हुई हो? दो फनी मोमेंट्स है जो मुझे हमेशा याद आते हैं। एक तो ये कि जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, सिंगापुर और मलेशिया दोनों मिलकर के उसको होस्ट किया था, और उस दरमियान जब हमारे साथी खिलाड़ी बैठे थे और जब बुफे सिस्टम था, उस बुफे सिस्टम में जब खाना लेने के लिए गए और स्टॉल्स में लगातार हम खाना लेते जा रहे थे, तो एक स्टॉल आया था जहाँ पे ये लिखा था क्रैब राइस। तो उस क्रैब राइस को सारे मेरे दोस्त प्लेट में ले रहे थे और मैंने उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तू वो वाला डिश क्यों नहीं लिया, वो तो बहुत अच्छा था। तो मैं बोला यार मैं केकड़ा थोड़ी ना खाऊंगा। तो फिर उन्होंने फिर जो थोड़ा सा प्योर, ऐसा बोला जाए कि जो ये सब चीज़ों को अवॉइड करते थे, वो हेजिटेट हुए उससे और वो प्लेट छोड़ के दूसरा प्लेट उठा करके खाना लिए। तो यहाँ पे जो एक इंग्लिश, जो पढ़ाई के जरिए जो एक इंग्लिश मेरे अंदर थी, तो उसका वहाँ पे वो एक फ़नी मोमेंट था। दूसरा फ़नी मोमेंट ये है कि जब भी हम इंडिया कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न स्टेटों से खिलाड़ी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पूरे इंडिया से जो प्लेयर्स आते हैं। और हमारे जो छत्तीसगढ़ी में हम हाँ जी, पंजाबी में जिसे हाँ जी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलो ना यार घूमने जाएंगे, तो प्लेयर बोलते हैं कि हाँ जी या फिर हाँ, तो मेरे मुंह से निकलता था हाओ। तो ये एक फनी मोमेंट रहता था। और मेरे साथी खिलाड़ी इसके लिए मुझे टीस भी करते थे, जैसे कि उनको बुलाना है गेम के दौरान, उनको किसी चीज़ को मुझे बताना है, तो वो मृणाल ना बोल करके वो बोलते थे हाओ। लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई ऐसा वो नहीं था, तो मैं जनरली हाओ ही बोलता था और आज भी मुझे मेरे मुंह से हाओ ही निकलता है। तो ये एक फनी मोमेंट्स है जो याद आते रहते। तो आप ये मानते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया जहाँ भी होते हैं छत्तीसगढ़िया होते हैं और छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया होते हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ियों में जिस स्तर का कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। मृणाल जी, मैं एक सवाल है जो मुझे लगता है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि जो हमारे जो खिलाड़ी आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी को फाइनेंशियल इशू होता है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो इसको मतलब ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि हमारी जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है या भारत सरकार है, को कुछ इसके लिए मदद करनी चाहिए इनको? बिल्कुल, खिलाड़ी को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है खिलाड़ी को मेहनत करना चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आया था, क्योंकि हॉकी का जो गोलकीपर किट है, मैं सामान्य गोलकीपर किट यूज़ करके इंडिया खेल रहा था, मेड इन इंडिया। और उस गोलकीपर किट में मुझे काफ़ी चोट लगता था, और जो बाहर से गोलकीपर किट आता है वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, तो उसमें कहीं ना कहीं चोट की संभावना कम होती थी। तो जब पहली बार इंडिया टीम से मैं खेल करके वापस आया और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात करने के लिए मैं गया और उन्होंने मुझसे आवश्यकता पूछी, तो मैंने उनसे कहा कि सर यदि मुझे गोलकीपर किट यदि प्रोवाइड हो जाए तो मेरे खेल में और निखार आ सकता है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने न्यूजीलैंड से मंगवा करके मुझे गोलकीपर किट प्रदान की, और उस किट को पहन करके कहीं ना कहीं मुझे उसका फ़ायदा मिला। तो खिलाड़ी को तो मेहनत करते रहना चाहिए, बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो ऑटोमेटिक आपको मिलते जाएगा।
चाहता हूं कि सरकार से भी कि खिलाड़ियों की जो ज़रूरतें हैं उसका ध्यान रखा जाए ताकि खिलाड़ी जो है अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा सकें। मृणाल जी, मैं एक सवाल था जो लोगों के मन में बहुत रहता है कि क्या हॉकी शुरू करने के लिए कोई एज लिमिट है, इसको खेलने के लिए कोई एज लिमिट है? एज लिमिट एज सच ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, लेकिन एक बच्चा जब एक सेंसिबल हो जाए, थोड़ा सा परिपक्व हो जाए, लगभग 7 साल का, 8 साल के आसपास या 6 साल में भी अगर परिपक्व हो जाता है तो उसको हम हॉकी खेल की शुरुआत करवा सकते हैं। और राजनांदगांव में हमारे पास आज वर्तमान में बहुत सारे अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे कोचेज़ अवेलेबल है। हमारे पास में NIS लेवल के कोच अनुराग श्रीवास्तव जी, शकील अहमद जो कि खेलो इंडिया के कोच है, उन्होंने भी NIS का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। आदरणीय भूषण साव सर हैं, आदरणीय किशोर धीवर जी है, और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ियों को गाइड कर सकते हैं। हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव मानी जाती है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बसंतपुर के ग्राउंड में, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में, मोतीपुर के ग्राउंड में, लखोली के ग्राउंड में, चिखली के ग्राउंड में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोचेस के द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो भी खिलाड़ी हॉकी खेल को अपने कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं वो वहाँ जा कर के उन सभी प्रशिक्षकों से गाइडेंस और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बच्चा हॉकी खेल के लिए एक थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल उसके अंदर आ जाए तो हॉकी खेल की शुरुआत कर सकता है, और जो सामान्यता 6 से 8 साल के बीच में बच्चों में आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। मृणाल जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि अभी ओलंपिक्स में हमें ब्रॉन्ज मिल रहा है, तो टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या विचार हैं इसको लेके? बहुत ज़रूरी मेडल यह था, क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुआ था वहाँ हमने ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बाई फ्लूक इसको ना माने देशवासी, या बाई फ्लूक इसको जो है लोग ना माने, उसके लिए हमारे को इस साल पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत ज़रूरी था। और 52 वर्षों के बाद लगातार 2 मेडल जीतने का कीर्तिमान भारतीय हॉकी टीम ने स्थापित किया है। भारतीय हॉकी टीम भारत सरकार के सपोर्ट में, हॉकी इंडिया के सपोर्ट में बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वर्तमान में दिखा रही है। अभी हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जारी है जिसमें भारतीय हॉकी टीम प्रतिनिधित्व कर रही है। सारे लीग मैचेस उन्होंने अच्छे खेलते हुए जीता है और सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। तो बहुत एक अच्छा वातावरण हॉकी इंडिया भारत सरकार के मार्गदर्शन में, हॉकी का एक अच्छा वातावरण हमारे देश में बना हुआ है, और ईश्वर से यही कामना है कि इसी प्रकार हॉकी का ग्राफ ऊपर होता रहे और सारे देशवासी इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहे। जी बिल्कुल। मृणाल जी, अब मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो पूरी स्टोरी थी बहुत इंस्पिरेशनल है। जैसे आपने स्पोर्ट और पढ़ाई के बीच एक सामंजस्य बनाया, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो भी आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो वैसा इंस्पायर हो। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए, जो अपकमिंग जो स्पोर्ट में आने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ एक संदेश इस पॉडकास्टर के थ्रू आप दें तो बहुत अच्छा होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, और सेटिस्फैक्शन इज एंड टू सक्सेस। कभी भी आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई मत होइए, और कोशिश ये करिए कि मेहनत अपना जारी रखिए। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है उस चीज़ को अचीव करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, आपको करते रहना है। निरंतर लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, तो उसका आपको परिणाम जरूर मिलेगा। और एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि छत्तीसगढ़ में हम लोग जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अभाव के कारण हम ये सोचते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में एक भी एस्ट्रोटर्फ मैदान नहीं होने के बाद भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, और यदि मैं उसको दिमाग में रखता कि मेरे पास ये फैसिलिटी है नहीं तो फिर मेरा ही नुकसान होता। तो सब एक मैसेज ये है कि जितने भी सुविधा और संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, हम कोशिश करें कि उससे बेटर आउटपुट हम रिजल्ट निकाल सकें। तो एक ये मैसेज युवाओं के लिए है, और वर्क हार्ड अंटिल यू गेट सक्सेस। तो दोस्तों, ये थे श्री मृणाल चौबे, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान।
इनकी कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही ज़्यादा हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आज हमारे साथ है। और आप सभी इस पॉडकास्टर के थ्रू सुनिए, समझिए कि किसी भी दिक्कत को बड़ा मत होने दीजिए, आपका जज्बा बड़ा होना चाहिए। तो इस पॉडकास्टर के थ्रू मैं मृणाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप हमारी एक इनविटेशन पे आए और इतनी मतलब प्रेरणादायक स्टोरी आपने कही जो सच में हम सबके लिए बहुत, हम सबके लिए के साथ साथ हमारे व्यूअर के साथ साथ यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं उन सबके लिए बहुत प्रेरणादायक होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए।